हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप एमबीए थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही हार्ड टॉपिक्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आगे की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, ताकि आपकी तरह किसी और की भी हेल्प हो पाए। अगर आपको वीडियो वाकई बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थर्ड सेमेस्टर का, और ये थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 है, जिसको हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम को इजी वे में क्रैक कर सकें। देन अब हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी तो आपने सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा कि बिना स्ट्रैटेजी के कोई काम हम नहीं कर सकते। वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, हमें गेम खेलना हो या किसी से लड़ाई करनी हो या किसी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी हो या कुछ भी काम करना हो, इवन छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि स्ट्रैटेजी क्या है। जो स्ट्रैटेजी टर्म है वो डेराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसको हम स्ट्रैटेजस बोलते हैं। इसका मतलब होता है, स्ट्रैटेजस का मतलब होता है जनरलशिप और द आर्ट ऑफ द जनरल्स। चलिए हम इजी वे में हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन होगी, स्ट्रैटेजी इज़ अ वेल प्लान्ड अप्रोच और एक्शन डिज़ाइन टू द अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। मतलब हमें किसी गोल को अप्रोच करना है तो हमें अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी ताकि हम उसको एक मैनर में अचीव कर सकें, बहुत आसान और इजी तरीके से, ताकि हमें उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। जब हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं तो हमारा हार्ड से हार्ड काम भी बहुत इजी वे में। चलिए स्ट्रैटेजी को हम एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। हमारा एग्जांपल होगा, जैसे किसी कंपनी में सेल्स को इंक्रीज़ करना है एक साल में, मतलब वो कितना इंक्रीज़ होगी, कैसे इंक्रीज़ होगी, उस पर पूरी स्ट्रैटेजी बनाना। इंक्रीज सेल बाय 20% इन 1 ईयर, मतलब एक साल में अगर हम 20% सेल को बढ़ा दें, उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी चाहिए होगी? उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट दें, अपने ऑफ़र पर डिस्काउंट लगा दें कि हम इतना डिस्काउंट रखेंगे, आप एडवर्टीज़मेंट दे के कस्टमर आएगा कि इतनी सेल चल रही है, इतना डिस्काउंट है, और हम कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव कर दें। अगर हम इस स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो हमारी कंपनी ग्रो करेगी, डेफिनेटली ग्रो करेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई फादर है, जैसे कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, तो ऐसे ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी उनके भी फादर हैं, जिनका नाम है आइगर एंड साफ। ही इज़ अ रशियन अमेरिकन अप्लाइड मैथमेटिशियन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, नोन एज द फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इनको हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फादर बोलते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डिफिनेशन दी है। उनमें से एक है माइकल पोर्टर हैं, जिन्होंने बताया कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। उन्होंने बताया, स्ट्रैटेजी इज़ द क्रिएशन ऑफ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशंस इन्वॉल्विंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज। उन्होंने इसका मतलब समझाया है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को एक यूनिक और वैल्यूएबल पोजीशन इन्वॉल्व करना और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऐड करके उसे एक नया रूप देना। इसके हम एग्जांपल से इसको समझते हैं कि स्ट्रैटेजी उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है। जैसे
दो रेस्टोरेंट है हमारे पास, हम दो रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी कहीं का खाना टेस्ट किया, कभी कहीं का किया। तो इस तरह एक रेस्टोरेंट है जो हमें सभी तरह के फूड आइटम सर्व करता है, लाइक चाइनीज़, इटालियन एंड अदर हर तरह के, हेल्दी और अनहेल्दी बोथ। और उसी जगह एक दूसरा रेस्टोरेंट है जो हमें केवल हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड आइटम सर्व करता है। वो अपनी यूनिक तरीके शो करता है ताकि कस्टमर आए और हेल्दी रहे और वो बार बार हमारे रेस्टोरेंट को विज़िट करे। इन दो रेस्टोरेंट के बीच यही कंपैरिजन बताया गया। और दूसरा वाला रेस्टोरेंट माइकल पोर्टर का एग्जाम्पल हुआ कि वो सिर्फ एक तरह का फूड सर्व कर रहा है जो कि हेल्दी है, ऑर्गेनिक है, जिससे हमारे कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ना वो जंक फूड खा रहे हैं, ना वो कुछ अलग तरह का अनहेल्दी फूड इनटेक कर रहे हैं जिससे उनको कोई भी बीमारी नहीं लगती। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तरफ, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे पूरी यूनिट डिपेंड करती है। अब हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजी तो हमने समझ लिया, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, चाहे वो गोल छोटा हो या बड़ा हो। स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं तो वो गोल हमें अचीव हो ही जाता है। जैसे हम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दें तो हमें 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है फुल स्ट्रैटेजी और एनर्जी के साथ, देन हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। इसी तरह स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिव्यूइंग strategies to the help an organization achieve its goals, terms, long and short terms, gain a competitive advantage। इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसको हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है, उस पर एक कॉम्पिटिटिव लेवल से क्या एडवांटेज हो रहा है और क्या डिसएडवांटेज हो रहा है। तो स्ट्रेटजी हमें बहुत हेल्प करती है। इसी तरह अब हम इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक को अब हम पढ़ेंगे। तो पहला नेचर और कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपसे एग्ज़ाम में नेचर या कैरेक्टरिस्टिक में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जो मैं बता रही हूँ, अगर नेचर आएगा आप तब भी यही टॉपिक लिख दीजिएगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक आता है तो आप तब भी यही लिख दीजिएगा। तो पहला नेचर और कैरेक्टरिस्टिक है हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस, इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने का ट्राई किया है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो समझ के आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा लिख कर आएँ ताकि आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकें। तो यह एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसका मतलब यह हुआ कि ये चलती रहने वाली प्रोसेस है, ना कि वन टाइम प्रोसेस है। मतलब स्ट्रेटजी आपने बना ली और आपने उस पर काम नहीं किया, एक टाइम कर लिया, ऐसा नहीं है। उस पर आपको काम करना होगा। यह चलती रहती है, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको ऑन गोइंग प्रोसेस बोला गया है। दूसरा है हमारा डायनामिक प्रोसेस। इसमें हमें ये बताया गया है कि एक ही स्ट्रेटजी के साथ हम काम हमेशा तो नहीं कर सकते हैं और ना किया जाता है। इसके लिए आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अलग अलग गोल के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है। आप सेम स्ट्रेटजी से हमेशा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको डायनामिक प्रोसेस बताया गया है। थर्ड हमारा नेचर कैरेक्टरिस्टिक होगा, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी। यह एक डिसिप्लिनरी से रिलेटेड नहीं है, यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, इन्वॉल्व करती है
जैसे मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑपरेशंस टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक स्ट्रेटजी हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसको हम मार्केटिंग में अलग तरीके से, फिनांस में अलग तरीके से, एचआर, ऑपरेशंस में हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रेटजी। इट इज़ हिरारिकल या हिरारिकल है, इसका मतलब यह है स्ट्रेटजी हमें हर लेवल पर चाहिए होती है, वो चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो और या लो लेवल हो, हमें हर लेवल पर स्ट्रेटजी चाहिए होती है। वो चाहे लॉन्ग टर्म गोल के लिए हो, या लॉन्ग टर्म का टॉप लेवल हो, या मिडिल लेवल हो, या लो लेवल हो, मतलब छोटे से छोटी चीज़ के लिए हमें पड़ती ही पड़ती है। पांचवा हमारा होगा फ्यूचर ओरिएंटेड। इट फोकस ऑन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। ये फ्यूचर से ओरिएंटेड होती है ताकि हम लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं उन्हें तैयार कर सकें और उन्हें अचीव कर सकें। जो भी उनमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी आने वाली होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करके हम उन्हें अचीव कर लें, इसलिए इसको फ्यूचर ओरिएंटेड बताया गया है। छठवां हमारा होगा डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस। स्ट्रेटजी एक डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, मतलब आपको कहीं भी कुछ भी करना है तो आपको स्ट्रेटजी लेना होगा, बनानी होगी और इस पर डिसीजंस लेने होंगे। इसका मतलब ये हो गया इट इन्वॉल्व मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शंस एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी बनाना और उस पर डिसीज़न लेना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, फ्यूचर में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस भी बताया गया है। ये सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ जाती है, तो इसको आप थोड़ा समझ के अपने एग्ज़ाम में लिखें ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो चार्ल्स डार्विन ने एक डेफिनेशन बताई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ आपको लग रहा होगा फिट रहने से कुछ बताया गया है कि जिम जाइए, हेल्दी खाइए, तो जी नहीं, ऐसा फिट का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ फिट का मतलब बताया गया है जो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, और जो इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है उसको एडॉप्ट कर लेना। यहाँ पे फिट का मतलब ये बताया गया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है जो फिट रहेगी, जो टाइम टू टाइम खुद को चेंज करती रहेगी, ना कि पीछे रहकर गायब हो जाए। तो आपको ग्रोथ और चेंजिंग बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना ही पड़ेगा। वो चाहे आपका छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम, आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप किसी इन्वायरमेंट में ढल सकते हैं और उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, जैसे कि बजाज स्कूटर, एलएमएल स्कूटर, पीपीएल टीवी, नोकिया, कोडक, ये ऐसी कंपनी है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं चेंज कर पाई, और आज की सिचुएशन में और आज के टाइम पर ये कंपनियां गायब होने की कगार पर हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो सरवाइव नहीं कर पाई, वो अपने आप को फिट नहीं रख पाई, इसलिए वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि आप टाइम टू टाइम चेंज को एक्सेप्ट करिए, नए नए इनोवेशन को एक्सेप्ट करिए और खुद को आगे बढ़ाइए और चेंजमेंट को एडॉप्ट करिए। यही आज के टाइम का सबसे बड़ा सर्वाइवल है, फिट रहने का। बजाज स्कूटर, एलएमएल स्कूटर, नोकिया, कोडक जैसी कंपनियों ने नए नए इनोवेशन को नहीं एक्सेप्ट किया, इसीलिए आज मार्केट में ओप्पो, वीवो, सैमसंग जैसी कंपनियां मार्केट में परचम लहरा रही हैं और इन कंपनियों का कोई भी नाम एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए टाइम टू टाइम हमें अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट रखना ज़रूरी है। और ये बात सिर्फ मार्केट के लिए नहीं है, आप डेली लाइफ में भी इसको एग्जिस्ट कर सकते हैं।
अगर आप समय के अकॉर्डिंग नहीं बढ़े या समय को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना होगा जिससे आपकी कंपनी को ग्रोथ हो और आप गोल को अचीव कर पाए। हेल्प इन डेवलप केयर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव, इसका मतलब यह है कि ये आपको हेल्प करता है कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर सके, मतलब किसी न किसी फील्ड में आप अपने आप को माहिर बना सकें, आगे चलकर आपको एडवांटेज कॉम्पिटिटिव भी मिलता है। यानी वो जो एडवांटेज होगा, वो जो कॉम्पिटेंसीज होगी वो आपके कंपटीटर में नहीं होगी, वह आएगी आपके पास स्ट्रेटजी से, जिससे आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा पाएंगे। हेल्प टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, इसका मतलब यह होगा कि कोई भी चीज़ होने से पहले आप उस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आपको पहले से पता चल जाता है कि अब 4G का नहीं 5G का टाइम है, आने वाला टाइम डेवलप हो चुका है, नया इनोवेशन हो चुका है, 4G अब जा चुका है, अब टाइम जो है 5G का है, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर चुके होते हैं। मतलब आप अपने आप को पहले से अपडेट कर चुके होते हैं नए इनोवेशन और नए चेंज के लिए। मीन्स 4G को रिप्लेस करके आप 5G का यूज़ करना सीख चुके होते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन ऑफ एन इंटरप्राइजेज, ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है सारे मेजर डिसीजंस लेने में, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या मार्केट से रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ से रिलेटेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट से हो, फिर चाहे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से रिलेटेड हो, सबके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एनहेंस द लॉन्गेविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप सर्विस कर रहे हैं और मार्केट में फ़िट हो तो आप लंबे समय तक बिज़नेस को रन कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो पहले से ही सारी स्ट्रेटजी प्लानिंग और बना रखी है, उसको आप अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड में एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक अपने बिज़नेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को फेस करने के लिए स्ट्रेटजी आपको प्रिपेयर करती है। स्ट्रेटजी की यही इम्पॉर्टेंस है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आने वाली हैं वो आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर देती है कि आप उनको कैसे फेस करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो जैसे मैंने पहले बताया आप या तो वैसे लिख दें या फिर आप इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है, आप पहले लिख दें कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की ये हमें अचीवमेंट दिलाता है, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बताता है कि हमें यूज़ कैसे करना है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है, बेटर डिसीज़न मेकिंग है, ये हमको डिसीज़न लेने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, इट क्रिएट टीम वर्क एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमें टीम वर्क कैसे क्रिएट करना है ये हमें सिखाता है। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है अपने काम के प्रति रुचि रखने में। एडॉप्ट टू चेंज, ये हमें हेल्प करता है, इट हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन एडजस्ट टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि जो भी चेंज आए हैं उसमें एडजस्ट होने में और जो भी चेंज हमें करने हैं उसमें डिसीज़न लेने में ये हमें सिखाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सिखाता है कि हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। कस्टमर तभी सेटिस्फाई होगा जब प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी और हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे और कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे, कस्टमर से अच्छा बिहेव करेंगे, तभी हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपटीशन में इसके क्या एडवांटेज है। हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन स्टे अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर, ये कॉम्पिटिटिव मतलब हमें कॉम्पिटिटर से कैसे कम्पीट करना है, कैसे हमें उनसे आगे निकलना है, ये सारा हमें एक स्ट्रेटजी सिखाता है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कैसे आएगी, हेल्प इन ग्रो एंड बिकम सक्सेसफुल, और वो कैसे ग्रो करेगा और वो कैसे सक्सेस होगा, जब हमारे पास एक वेल मैनर्ड स्ट्रैटेजी होगी अपने काम को लेके, जब हम उस पर अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे और उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रोथ करेगी और अच्छे से सक्सेस मिलेगी। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी तो एम्प्लॉयज़ एज वेल एज वो भी हमेशा की तरह कंपनी के साथ साथ ग्रो करेगा। ये एक छोटा सा डायग्राम है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेके। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ, तो आप इम्पॉर्टेंस लिख दीजिए, उसके बाद ये डायग्राम बना दीजिए। डेफिनेटली आपको इसमें मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। एक छोटा सा ऐसे डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और इससे थोड़ा आंसर लिखने का जो वे है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब हम अपने नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे, जो है लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। इसमें बताया गया कि स्ट्रैटेजी की कितनी लेवल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रैटेजी की, वैसे तो 3 ही लेवल हैं, बट मैंने बहुत इधर उधर से देखा पढ़ा तो मुझे 4, मोस्टली हर जगह 4 दिखी हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी 4 ही शेयर करूँ, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से आंसर राइट करके आएँ। तो पहला होगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, देन सेकंड होगा बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, और इसको हम कॉम्पिटिटिव लेवल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। थर्ड होगा फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, और फोर्थ हमारा है ऑपरेशनल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। तो अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और समझेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये हमारा छोटा सा डायग्राम है कि लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी को डायग्राम के थ्रू कैसे समझाया गया। तो आप ऐसे ट्रायंगल बना के 1 बाय 1 कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, ऑपरेशनल ऐसे लिख लेंगे, और उसमें आप जो भी लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से समझ के इसमें आप कर देंगे। तो कॉर्पोरेट बताता है कि सेट द ओवर एचिंग डायरेक्शन ऑफ एंड विज़न, और बिजनेस बताता है डिफाइन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी विद इन द मार्केट। फंक्शनल बताता है सपोर्ट बिजनेस गोल थ्रू एक्सपर्टीज़, और ऑपरेशनल बताता है एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजीज थ्रू डेली एक्टिविटीज़। इधर आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट बताता है ओवरऑल कंपनी में ओवरऑल क्या चल रहा है वो हमारा कॉर्पोरेट बताएगा। बिजनेस में कंपटीशन बताएगा, फंक्शनल में डिपार्टमेंटल जो भी डिपार्ट में काम चलता है, और ऑपरेशनल जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं। आप ये डायग्राम बना के आइए, आपको नंबर पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाइए। तो हमारा पहले था कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, अब इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। मैंने आपको बता दिए कि लेवल 4 टाइप के हैं, फिर डायग्राम समझा दिया। अब हम आपको इसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी क्या होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट के थ्रू बनाई जाती है। इट डिसाइड टू ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ, ये ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को डिसाइड करती है, ओवरऑल जितनी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसका मेन मोटिव होता है कि लेवल इज़ व्हाट बिजनेस शुड बी द कंपनी डू, कि बिजनेस मेन मोटिव है इसका कि व्हाट बिजनेस शुड बी कंपनी डू। इसका एग्जांपल होगा कि अ कंपनी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन एजुकेशन, हेल्थ और केयर। इसमें बताया गया कि एक कंपनी जो कि अपना बिजनेस एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेकर करेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या होता है? इट इज़ फोकस न्यू कॉम्पिटिट इन अ मार्केट। ये नए कंपटीटर को फोकस करती है, कंपटीटर पे। इट हेल्प द कंपनी अट्रैक्ट मोर कस्टमर, और ये हेल्प करती है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे। इसका एग्जांपल होगा, ए कंपनी सेल्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। मतलब कि एक अच्छी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बेचती है, वो भी कम दाम में। अब हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को समझेंगे। इट इज़ मेड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, फिनांस, एचआर एंड प्रोडक्शन। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू बनी होती है, जैसे मार्केटिंग, फिनांस, एचआर एंड प्रोडक्शन। इट हेल्प टू अचीव द कंपनीज गोल, और ये हेल्प करती है कंपनी के गोल को अचीव करने में। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? द मार्केटिंग डिपार्टमेंट रन्स एंड एडवर्टाइजमेंट टू इंक्रीज। मतलब एक कंपनी मार्केटिंग करती है, उसका एडवर्टीजमेंट देती है ताकि सेल्स में इंक्रीमेंट हो। लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी,
इट फोकस ऑन डेली ऑपरेशंस टू इम्प्लीमेंटेड बाय सुपरवाइज़र एंड लोअर लेवल मैनेजर। जो भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं डेली ऑपरेशंस, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है सुपरवाइज़र और लोअर लेवल मैनेजर के थ्रू। इट एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, इफ़िशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जिनका मेन लक्ष्य होता है कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करें, इफ़िशिएंसी और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। इसका एग्जांपल होगा अ फैक्ट्री मैनेजर प्रिपेयर अ डेली प्रोडक्शन शेड्यूल टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। एक जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो डेली प्रोडक्शन को प्रिपेयर करता है, शेड्यूल करता है, ताकि काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो सके। तो चलिए हम एक पूरे इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं ताकि आपको ये और एक से समझ में आ जाए। स्ट्रैटेजी लेवल, हम इसका एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं कि बैंक कैसे काम करती है। तो ये हमारी बैंक है और फिर ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये रिटेल बैंकिंग है और ये मार्केटिंग, रिसोर्स, एचआर और आईटी। तो जो फर्स्ट लेवल है वो कॉरपोरेट लेवल होगा, सेकंड लेवल बिजनेस लेवल है और ये फंक्शन लेवल है। तो एग्जांपल आपको लगे कि नीड है तो आप इसको ज़रूर लिख के आइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे और सॉलिड लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं लैग कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर सुधार करूँगी। और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको मेरा प्रीवियस टॉपिक इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या होती है प्रोसेस इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की? तो सिंपल सा डेफिनेशन है, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट is a process of planning, implementing and evaluating strategies to achieve the organizational goal. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लान करने की, इम्प्लीमेंट करने की, उसे एवेल्युएट करने की, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। ये 4 टाइप से हम बताई गई है। फर्स्ट इज़ environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, strategy evaluation and control। इसको हम 1 by 1 देखेंगे और समझेंगे होती है प्रोसेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। द फर्स्ट इज analyze the internal and external environment, study the business environment, identify strength, weakness, opportunity and the second is strategy formulation. Set goal of organization, vision, mission and objective. Make a plan, strategy to achieve the. The third one is strategy implementation. Put the plan into action, use resources and assign work. Strategies, evaluation and control. Check the result and compare actual result with plan and goals. If needed, improve the strategy. इन्वामेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कंपनी और बाहर की परिस्थितियों का अध्ययन करती है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल की कंडीशंस का स्टडी करती है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। इस लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन ये जानती है कि उसके पास कौन कौन सी मीन्स स्ट्रेंथ है और कौन सी कमजोरियां हैं मीन्स वीकनेस है। साथ ही ये भी देखता है कि बाज़ार में कौन से अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी और ख़तरे मतलब थ्रेट मौजूद हैं। इसे SWOT एनालिस्ट कहते हैं। हम इसको और अच्छे से समझते हैं, चलिए देखते हैं उसको हम। एक मोबाइल कंपनी यह देखती है कि उसके प्रतिस्पर्धी कौन है, मतलब उसका कॉम्पिटिटर कौन है, ग्राहकों की क्या ज़रूरत है और उसकी अपनी क्या ताकत व क्या कमियां हैं। तो यही हमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बताता है। द सेकेंड वन इज़ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम इसको भी समझते हैं। इसका मतलब होता है लक्ष्य तय करना और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना। इस चरण में कंपनी अपने गोल्स निर्धारित करती है और इन्हें हासिल करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बनाती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। कंपनी तय करती है कि अगले 1 साल में अपनी बिक्री 20% बढ़ाने से इसके लिए वह ऑनलाइन बिक्री शुरू करने की योजना बनाती है। ये हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर आता है।
अब हम मूव करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की ओर, वो है हमारा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है बनाई गई योजना को वास्तविक रूप से लागू करना। इस लेवल में कंपनी अपनी बनाई हुई रणनीति पर काम शुरू करती है, कर्मचारियों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, आवश्यक रिसोर्सेज का उपयोग किया जाता है और योजना को लागू किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कंपनी अपनी वेबसाइट लॉन्च करती है, विज्ञापन चलाती है और कर्मचारियों को नए नए काम सौंपती है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है एंड कंट्रोल। इसका मतलब होता है परिणामों की जांच करना, आवश्यकता होने पर सुधार करना। मतलब इस अंतिम लेवल में कंपनी यह देखती है कि रणनीति से लक्ष्य पूरे हुए हैं या नहीं। यदि परिणाम अच्छे नहीं मिलते तो रणनीति में बदलाव करके उसे और अच्छे बेहतर से बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। यदि बिक्री उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ती है तो कंपनी नई मार्केटिंग रणनीति अपनाती है या अपने उत्पाद में सुधार करती है, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए और कस्टमर का अच्छा रिस्पांस मिले। एक छोटा सा डायग्राम है या फ्लो चार्ट समझ लीजिए, आप इसको एग्ज़ाम में बना सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है, ये परफॉर्म करती है, ऑडिट करती है एक्सटर्नल और इंटरनल, फिर डेवलप विजन और मिशन देखा जाता है, फिर इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जनरेट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन, मीज़र एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया है, आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। मैंने नोट्स को बाय समझाने की ट्राई किया है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रही हूँ ताकि सबको समझने में कंफर्टेबल रहे। मैंने नोट्स अधिकतर हिंदी और इंग्लिश में भी दे रखे हैं, आपको देखिए मैंने इंग्लिश का भी यूज़ किया है और फिर आगे चल के आपको हिंदी भी मिल जाएगा। इससे आपको ईजी रहेगा समझने में। तो चलिए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा कारपोरेट गवर्नेंस। कारपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है, कारपोरेट मीन होता है ग्रुप ऑफ लार्ज कंपनी एंड गवर्नेंस का मीन होता है हाउ यू गवर्न समथिंग, कि मतलब आप बड़ी सी कंपनी को किस तरह गवर्न करेंगे। द वे इन विच enterprises आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोलेड, द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसेस आर लॉ बाय विच बिजनेस आर ऑपरेटेड, रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड। इसका मतलब होता है, मतलब किसी कंपनी की सही तरीके से चलाने और उस पर निगरानी रखने की व्यवस्था, ताकि कंपनी ईमानदारी से काम कर सके और सही डिसीजन ले सके। The term external and internal factor that affect the interest of a company's stakeholders, including shareholders, customer, suppliers, government, regulators and management। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कंपनी। कंपनी को कंपनी में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो भी है वो सबके साथ और सबके सामने शेयर करना चाहिए। कंपनी को अकाउंटेबिलिटी बना, जवाब दे, कंपनी जो है हमारी हर चीज़ का जवाब दे सके, उसको इस तरह बनाना चाहिए। प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स राइट, शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना। इनकरेज करना बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल बनाने में, बढ़ावा देने में। इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंपनी की परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इम्प्रूव करना। नाउ वी मूव टू प्रिंसिपल ऑफ, पहला होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी, द कंपनी शुड शेयर करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन विद एवरीवन, कंपनी की सभी इम्पोर्टेंट जानकारी ईमानदारी के साथ सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। सेकेंड होगा हमारा अकाउंटेबिलिटी, द डायरेक्टर एंड मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन एक्शन, कंपनी के डायरेक्टर अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फेयरनेस, ऑल
शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ एंड स्टेक होल्डर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सभी शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ सेम बिहेव करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। यही हमें कॉरपोरेट गवर्नमेंट सिखाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी द कंपनी लॉ एंड वर्क रिस्पॉन्सिबली टूवर्ड्स सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। कानून का पालन करना और सोसाइटी और इन्वायरमेंट के प्रति जिम्मे। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है द कंपनी शुड एक्ट ऑनेस्टली एंड इथिकली इन ऑल इट्स एक्टिविटीज़। सभी कार्य ईमानदारी और नैतिकता से करना चाहिए। द रिस्क मैनेजमेंट द कंपनी should identify, access and manage risk effectively, protect its assets, ensure long-term sustainability। और द इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन और है, द कंपनी शुड आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो कंपनी के जोखिम की पहचान करके उन्हें कम करने की योजना बनाना, मतलब क्या नुकसान होने वाला है और कैसे सुधर सकता है उसको प्लान करना। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द फर्स्ट वन इज डिजिटल गवर्नेंस, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स टू मैनेज द कंपनी। कंपनी के काम काज में टेक्नोलॉजी का यूज, मतलब कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, क्या गैजेट्स यूज़ होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, उस टेक्नोलॉजी को मैनेज करना। सेकेंड वन इज ESG फोकस, गिविंग इम्पोर्टेंस टू इन्वायरमेंटल टूल्स टू मैनेज द कंपनी। पर्यावरण, समाज और अच्छे प्रबंधन करना। क्या इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल, सोसाइटी और क्या टूल्स यूज करके हम कैसे फोकस कर सकते हैं ESG पे, यही इम्पोर्टेंस बताई गई है इसमें। और द थर्ड वन इज़ बोर्ड डाइवर्सिटी, इंक्लूडिंग पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर, कास्ट एंड एक्सपीरियंस ऑन द बोर्ड। बोर्ड में द बोर्ड डाइवर्सिटी मीन्स होगा इंक्लूडिंग पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर, कास्ट एंड एक्सपीरियंस ऑन द बोर्ड। बोर्ड में हम सभी कास्ट, जेंडर और एक्सपीरियंस वाले लोगों को शामिल करेंगे। मीन्स बोर्ड में महिलाओं और एक्सपीरियंस वाले लोगों को शामिल करना ताकि सब अपना अपना बेस्ट दे सकें। द फोर्थ वन, ट्रांसपेरेंसी, शेयरिंग क्लियर एंड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन विद स्टेक होल्डर्स। सही और स्पष्ट जानकारी देना सभी स्टेक होल्डर्स को। द फिफ्थ वन इज साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंपनीज डाटा फ्रॉम साइबर अटैक। कंपनी के डाटा को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना, क्योंकि आजकल तो पता है आपको कितना स्कैम होता है, हैक हो जाते हैं चीज़ें। तो उन्हीं सब चीज़ों से हमें साइबर सिक्योरिटी का यूज करना ताकि हमारी कंपनी का डाटा ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रहे। तो सिक्स्थ वन इज स्टेक होल्डर फोकस, केयरिंग अबाउट द एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, सोसाइटी, नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स। केवल शेयर धारकों को ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़, कस्टमर और सोसाइटी के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम वन बाय वन करके डायग्राम देख लेंगे। आगे हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इसका आप डायग्राम ऐसे एग्ज़ाम में बना सकते हैं। पहले आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर आप उसकी इम्पोर्टेंस, फोकस जो भी आपको समझ में आ रहा है, जितना मैंने पढ़ाया है, या आप अपना एक्स्ट्रा कहीं से भी, आपको अगर किसी भी रेफरेंस बुक से या नोट से आपको कहीं से प्रोवाइड होता है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं देख कर, और ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ये हमारा जो डायग्राम है वो गवर्नेंस का है, एंड दिस वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये प्रिंसिपल बताए गए हैं इसमें। इस ट्रेंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डायग्राम, मैंने 3 टॉपिक क्लियर करे हैं और तीनों के डायग्राम मैंने वन बाय वन करके समझा दिए हैं आप। अब मैं अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ और कल अब हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो होगा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
दैट्स क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और क्या मतलब होता है इसका, तो हम आगे जानेंगे। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स टू गाइड, control and supervise the company. They make important decisions and ensure that the company work properly and achieve the goals. It is defined under the Section 210 Companies Act 2013. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स द्वारा चुना गया लोगों का ग्रुप होता है जो कंपनी का मार्गदर्शन करता है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है और मैनेजमेंट की निगरानी करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी नई फैक्ट्री खोलना चाहती है। ये फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है कि फैक्ट्री कहाँ बनेगी, कितना इन्वेस्ट होगा और इससे कंपनी को क्या लाभ होगा। ये काम होता है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। आई होप कि आपको BOD समझ में आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्या काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो हम एक एक करके देखेंगे। सेट द कंपनीज विजन एंड गोल्स, कंपनी की नीतियाँ और लक्ष्य को निर्धारित करना। मेक्स इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन, महत्वपूर्ण बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना। अपॉइंट्स एंड मॉनिटर टॉप मैनेजर सच एज द CEO और अन्य टॉप मैनेजर्स की नियुक्ति एवं निगरानी करना। प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना। इंश्योर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, कंपनी के कार्यों की निगरानी करना। मॉनिटर्स द कंपनीज परफॉर्मेंस, अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस को सुरक्षित करना। डायरेक्टर क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। The composition of board of director refer to the different type of director who together form the boards and the help in managing and supervising the company. Composition of board director का अर्थ यह है कि निर्देशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस प्रकार के और कितने सदस्य शामिल होते हैं या कितने सदस्य शामिल होंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक तो होगा हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 149 में बताया गया कि पब्लिक सेक्टर में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे। तो क्या होता है एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट, इसको वन बाय वन हम देखेंगे। लेट्स सी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज़ अ फुल टाइम डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताया गया कि वह डायरेक्टर होता है जो कंपनी में डे टू डे रन करता है और डेली ऑपरेशंस को संभालता है, उसे हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, ये हम देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? मैनेज डेली बिजनेस ऑपरेशन, डेली बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करना। इम्प्लीमेंट कंपनीज पॉलिसीज़, कंपनी की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। लीड्स एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट, हेल्प अचीव कंपनी गोल, कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करना। The second one is non-executive director. A non-executive director is a director who does not manage the daily operations of the company but provide guidance and the supervision. ये वह डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के दैनिक कार्यों में शामिल नहीं होते हैं लेकिन कंपनी को सलाह देते हैं और पूरी निगरानी रखते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या गलत है और क्या सही है। तो इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है गिव स्ट्रैटेजिक एडवाइस, मॉनिटर द कंपनीज परफॉर्मेंस, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, रिवाइज द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर,
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कार्य की समीक्षा करना, इंश्योर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करना। अब हमारा लास्ट वन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Independent director is a director who has no relationship with the company and provide unbiased decision. वह निर्देशक जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, न व्यक्तिगत न व्यावसायिक संबंध नहीं होता है, और ये निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। गिव अनबायस्ड एंड इंडिपेंडेंट एडवाइस, मतलब निष्पक्ष और एकदम स्वतंत्र एडवाइस देना। मॉनिटर द मैनेजमेंट, जो भी काम जो भी मैनेज किया गया है उसको निगरानी कर। चौथा पॉइंट है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड गुड कॉरपोरेट, पारदर्शिता रखना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना कंपनी के अंदर। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के विवादों से कॉन्फ्लिक्ट से बचाना। मेन फंक्शन ऑफ द बीओडी, क्या कार्य है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का? तो पहला है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, कंपनी की स्ट्रैटेजी को बनाना। दूसरा है अपॉइंटिंग एंड मॉनिटरिंग द सीईओ की अपॉइंटिंग करना और उसके काम को मॉनिटर करना। तीसरा है पॉलिसी मेकिंग, कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाना। चौथा है फाइनेंशियल ओवरसाइट, बजट और फिनांस रिपोर्ट को मंजूरी देना। पांचवा है प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस, ये सुनिश्चित करना कि कंपनी सभी लॉ और रूल का पालन कर रही है। तो क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बीओडी के, ये हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। आप पेपर में ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कि बजट बनाती है, कंपेंसेशन अरेंजमेंट करती है, सिलेक्ट करती है सीईओ ऑफ द कंपनी बाय कॉस्टिंग देयर वोट, रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए, सेट आउट द कंपनीज रूल्स, गवर्नेंस पॉलिसीज़। तो इस तरह का आप डायग्राम बना के आइए, ये आपके क्वेश्चन को और अट्रैक्टिव बना देगा, जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR बोलते हैं। CSR मीन्स दैट कंपनीज हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट द environment while doing business, not just own profit. CSR defined in section 135(1) of Companies Act 2013। CSR है वो डिफ़ाइन किया गया है 135 1 सेक्शन में 2013 में। CSR का अर्थ है कि कंपनी केवल लाभ कमाने पर ध्यान न दे, बल्कि समाज, पर्यावरण और लोगों के विकास के लिए भी कार्य करे। तो इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं, लेट्स सी। इम्प्रूव सोसाइटी, समाज का विकास करना। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करना। सपोर्ट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। हेल्प पुअर एंड नीडी पीपुल, गरीबों की और जिनको बहुत ज़्यादा नीड है उनकी हेल्प करना। बिल्ड अ गुड कंपनी इमेज, कंपनी की इमेज को अच्छा बनाना। एग्जाम्पल ऑफ CSR के कुछ एग्ज़ाम्पल हैं कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आप ट्री प्लांटेशन, पेड़ लगाइए। डोनेटिंग टू स्कूल में डोनेट करिए, ताकि बच्चों को जिनके पास पैसा नहीं है उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और वो अच्छी शिक्षा का लाभ उठा सकें। सपोर्टिंग हॉस्पिटल को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हें भी ठीक ठाक इलाज मिल सके। प्रोवाइडिंग क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड करें। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकल, वेस्ट ख़राब मैनेजमेंट को सही करें और जो भी ख़राब हो चुका है उसे रिसाइकलिंग प्रोसेस से रीयूज़ करें। तो व्हाट इज़ CR एक्सपेंडिचर? CR expenditure is the amount of the money spent by a company on CSR activities for the welfare of society.
CSR एक्सपेंडिचर एक अमाउंट है जो कंपनी के द्वारा स्पेंड किया जाता है एक्टिविटी और वेलफेयर की कामों पर, जैसे एजुकेशन पे खर्च करना, पेड़ लगाना। लिस्ट ऑफ CSR और फंक्शन, क्या लिस्ट है और क्या फंक्शन है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ केयर में प्रोटेक्ट करना, एजुकेशन को सपोर्ट करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्तिकरण, सपोर्ट टू पुअर और नीडी, गरीब और मददगार लोगों की मदद करना, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। लिस्ट, ट्री प्लांटेशन, प्रोमोटिंग एजुकेशन। ये कुछ लिस्ट है CSR की। इसमें भी वही बताया गया है, प्लांट लगाओ, प्रमोट करो एजुकेशन को, मेडिकल कैंप लगाओ, हेल्थ केयर पे प्रमोट करो, प्रोवाइड करो साफ़ पीने का पानी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, वुमेन को प्रोटेक्ट करो, बाल विकास में योगदान करो, स्किल को डेवलपमेंट करो, वोकेशनल ट्रेनिंग दो, रूरल डेवलपमेंट करो, डिसास्टर रिलीफ, हंगर एंड पॉवर्टी, भूखों को और गरीबों को एजुकेशन, भूखों को खाना, प्रमोटिंग ऑफ सपोर्ट आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट को और कला को और संस्कृति को प्रमोट करो। तो गाइस, ये हमारा यूनिट 1 यहाँ से कंप्लीट होता है। आई होप आपने लास्ट वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखा होगा और मुझे आशा है कि आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ लगभग तो समझ में आया ही होगा और यह आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने जितना भी टॉपिक क्लियर करे हैं वो सारे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो आप इसको पढ़ें और जल्दी मैं यूनिट 2 लेके आऊँगी आप सबके लिए। और इसी तरह यूनिट 3, 4, 5 हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।